इस मुल्क में हर किसी को अपना प्रतिनिधित्व मांगने की आज़ादी है। यानी राष्ट्रवाद को आप कह सकते हैं कि वह एक तरह की जनसांख्यिकीय अवधारणा है। मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद से मुखातिब हूँ। और सर, तो मैं आपसे एक सवाल जैसा पूछ रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के विशेष अगर आप ध्यान में रखें तो उन्होंने इस राष्ट्रवाद को, भारत नामक राष्ट्र को, देश को कैसे परिकल्पित किया, एक सवाल ये। दूसरा ये है कि इसी सवाल में यह भी है कि अल्पसंख्यक सवाल निहित था कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत नामक देश कैसा सलूक करेगा। संविधान सभा में इसमें खूब बहसें हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इधर सार्वजनिक जीवन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर अल्पसंख्यक कैसा सोचते होंगे। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ कि राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र को लेकर अल्पसंख्यक कैसा सोचते होंगे। बहुत मुबारक इरफान हबीब साहब, मैं इस किताब के सफ़र को देखता रहा हूँ। तो पहली किताब भी यानी अंग्रेज़ी में जब वो तैयार हो रही थी तब भी मैं इरफान साहब को काम करते हुए देख रहा था, और फिर इसके अनुवाद को लेकर जो दुविधाएं थीं उनके मन में, उन पर भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई है। अनुवाद है तो यह भी कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा राष्ट्र भी दरअसल अनुवाद की ही एक प्रक्रिया है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। अगर हम राष्ट्र को इस तरह से देखने का प्रयास करें, वो अनुवाद है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके सवाल में ही विडंबना छिपी हुई है। अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं, इसका जवाब अल्पसंख्यकों को ही देना चाहिए, उनकी तरफ से किसी को नहीं देना चाहिए। और जैसे दलितों की तरफ से दलित क्या सोचते हैं, इसका जवाब कोई और दे, ये एक मजाक माना जाएगा आज। लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार भारतवर्ष में नहीं है, उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। अल्पसंख्यक जब स्वयं अपने बारे में बोलने लगते हैं तो कहा जाता है वो सांप्रदायिक है, वह संकीर्ण ढंग से बात कर रहा है, इसलिए उसकी तरफ से दूसरे लोग बोलते हैं, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो एक श्रेणी है जो धर्मनिरपेक्ष है, वो अल्पसंख्यक की तरफ से बोल सकता है। इस मुल्क में हर किसी को अपना प्रतिनिधित्व मांगने की आज़ादी है। दलित अपना प्रतिनिधित्व मांग सकते हैं और प्रतिनिधि आनुपातिक रूप से मांग सकते हैं। अगर कोई एक तबका है जो अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांग सकता या वह प्रतिनिधित्व मांगे तो उसे फौरन ही संकीर्ण और सांप्रदायिक ठहराया जाएगा, वह मुसलमान है और ईसाई है। तो हर दलित तबका अपना प्रतिनिधित्व मांग सकता है, वह राजनीतिक रूप से अब इतना ताकतवर है और उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या मुसलमान ऐसा कभी कह सकते हैं? यह सोचने की बात है हम लोगों के लिए। दूसरे कि क्या मुसलमान कभी इस बात की कल्पना कर सकते कि वे भारतवर्ष के लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, यानी वे मुख्यमंत्री हो पाएंगे या वे प्रधानमंत्री हो पाएंगे। भारत में यह किया जा सकता है कि आप चुनाव सभाओं में हिंदू मतदाताओं को यह कह के डराएं कि तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री एक मुसलमान हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे वोट दो, नहीं तो एक मुसलमान हो जाएगा। असम में बदरुद्दीन अजमल हो जाएंगे या गुजरात में अहमद पटेल हो जाएंगे, यह कह के डराया जाता है हिंदू मतदाताओं, और इसको जायज़ और वाजिब माना जाता है। मैंने 2017 में कोई संपादकीय नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब उसने गुजरात के मतदाताओं को अहमद पटेल का नाम लेकर डराया, या कोई संपादकीय नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब उसने असम के मतदाताओं को बदरुद्दीन अजमल का नाम लेकर डराया। ये बन जाएंगे। तो इससे इस प्रश्न की विडंबना जाहिर है। मौलाना आज़ाद की जीतोड़ कोशिश को देखिए और उससे आपका दिल टूट सकता है, जिसमें वे हिंदुस्तान को अपना बताने की कोशिश करते हैं। मैं इसका हूँ, यह मेरा वतन है, और उनकी बात को कोई हिंदुस्तान में कबूल नहीं करता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इसलिए मौलाना आज़ाद का लेख इसमें पढ़ें, मौलाना आज़ाद के दूसरे कामों को आप देखें। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस बात को भी ध्यान में रखें। और इस तरह मौलाना आज़ाद के पास इस बात का अधिकार था कि वे भारत की बौद्धिकता को संगठित कर सकें, इसके साधन देने का अधिकार उनके पास था, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा और संस्कृति उनके हाथ में थी। यह एक तरह से एक बहुत बहादुरी भरा फैसला था जवाहरलाल नेहरू का कि वे मौलाना आज़ाद को यह मंत्रालय सुपुर्द कर रहे थे। इस पर हम लोगों ने अक्सर विचार नहीं किया है कि इस फैसले का मतलब क्या था, लेकिन मौलाना आज़ाद की कोई भी दलील हिंदुस्तान ने आज तक कबूल नहीं की। आप हमेशा भारतवर्ष में दो तरह के मुसलमान पेश किए जाते रहे, एक जो राष्ट्रवादी मुसलमान है
और एक जो मुसलमान हैं जो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। आज भी वह श्रेणियां मौजूद हैं, यानी मुसलमान को यह बताना पड़ता है कि वो राष्ट्रवादी मुसलमान है। इसलिए हम मौलाना आज़ाद का परिचय जब देते हैं तो कहते हैं वे राष्ट्रवादी मुसलमान थे, और इस परिचय के पीछे की विडंबना को नहीं समझ पाते कि यह 2023 तक इसका मतलब क्या निकलता होगा। तो एक बात यह है। रही नेहरू की बात, तो नेहरू बहुत सारी चीज़ों को लेकर संशय में रहते थे, इसलिए नेहरू का एक पसंदीदा शब्द था शायद। अब जो शायद करके बात करता हो वो फैसलाकुन बात नहीं कर सकता, तो उसको कमज़ोर माना जाता है। आपकी बात में शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन नेहरू हर चीज़ का एक दूसरा पहलू देख पाते थे। आप कमज़ोरी उनको कह सकते हैं या उनकी बौद्धिकता कह सकते हैं। तो वे राष्ट्रवाद की ताकत से भी परिचित थे, और राष्ट्रवाद एक बीमारी की शक्ल ले सकता है इससे भी परिचित थे। वे इस बात से परिचित थे कि राष्ट्र में एक तरह से आपके खून को दौड़ा देने की ताकत है, और इस वजह से वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। दूसरी तरफ वो बहुत उपयोगी भी हो सकता है अगर वह लोगों में संगठन की भावना, एक होने की भावना पैदा करे। नेहरू के सामने दिक्कत ये थी कि राष्ट्र का एक ख्याल जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान बन रहा था और जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं से गुजर रहा था, ये भी हम ध्यान रखें। इस किताब में जितने लेख और भाषण संकलित हैं उनसे आपको इसका अंदाज़ा मिल सकता है कि अनेक विचार एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं, और इसकी पूरी जगह है उस उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कि ये प्रतियोगिता कर रहे हो। आज़ादी के बाद इसकी जगह खत्म हो गई, अब कोई प्रतियोगिता नहीं हो सकती थी। मुसलमानों को यह कहा गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं खुद नेहरू का भाषण भी पढ़ रहा था और पटेल का भाषण कई बार मैं पढ़ रहा था, जिसमें मुसलमानों को बार बार यह कहा जाता है कि आपको अपनी वफादारी, आपको अब ये साबित कर देना होगा कि आप इस मुल्क के हैं, आपकी वफादारी कहीं और नहीं है। तो यह होना काफ़ी नहीं था कि वो इस मुल्क में हैं, रह रहे हैं। जैसे आज एक मुसलमान बार बार यह कहता है हमारे पूर्वजों ने 1947 में यहाँ रहना तय किया, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ एक हिंदू को और कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका होना ही काफ़ी है। वो है, वो पैदा हुआ, उसका होना काफ़ी है। लेकिन एक मुसलमान को बताना पड़ता है 1947 में हमने सचेत रूप से निर्णय किया, इसलिए यह मेरा राष्ट्र है और आप मुझ पर संदेह ना करें। तो नेहरू के मन में जो शक था, संदेह था, वो शक और संदेह उनके विपुल लेखन में, संसद में उनके हस्तक्षेप में, खुद उनके दल के लोगों के साथ उनके संवाद में व्यक्त होता रहा है कि वे जानते थे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ दिक्कत यह है कि वह हमेशा जनसंख्या के साथ मिलाकर देखा जाएगा। यानी राष्ट्रवाद को आप कह सकते हैं कि वह एक तरह की जनसांख्यिकीय अवधारणा है, डेमोग्राफिक अवधारणा है, और इसलिए हमेशा उसमें जो बड़ी डेमोग्राफी है उसी को इसका अधिकार मिलता है कि वो उसको परिभाषित करे, दूसरे को उसके अनुसार खुद को साबित करना पड़ता है। तो जो बड़ी जनसंख्या है वो राष्ट्रवाद को परिभाषित करती है, दूसरी जनसंख्या को उससे तालमेल बिठाना पड़ता है और उसमें रहना पड़ता है। नेहरू की दूसरी दिक्कत ये थी कि कांग्रेस पार्टी में खुद वे जिन लोगों से घिरे हुए थे उनमें से ज़्यादातर एक प्रकार के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचार से प्रभावित थे, और एक दूसरी तरफ वामपंथी थे या कम्युनिस्ट थे जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद को सैद्धांतिक रूप से ऐसे परिभाषित कर रहे थे कि राष्ट्रवाद से वह समानांतर रूप से चल रहा था। तो नेहरू के लिए एक अकेलापन था, जिस अकेलेपन में राष्ट्रवाद को लेकर उनकी दुविधाओं को साझा करने वाला कोई नहीं था, और इस अकेलेपन को हम लोगों को आज और समझने की आवश्यकता है। शुक्रिया सर।